यस, गुड इवनिंग। लास्ट टॉपिक क्या था? चेंज इन बजट लाइन, जिसमें दो टॉपिक पढ़े थे। एक था शिफ्ट इन बजट लाइन और दूसरा रोटेशन इन बजट लाइन। चलिए, इसके आगे एक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप, yes. What is the meaning of indifference map? No idea? This is called indifference map. इसको क्या बोलेंगे? Indifference map. इसका मतलब क्या हो गया? A set of indifference curve is called indifference map, or we can say when on a same graph more than one indifference curve plotted, then it is called indifference map. एक ही ग्राफ के ऊपर एक से ज़्यादा हम इंडिफरेंस कर्व प्लॉट कर रहे हैं, है ना। 3 IC हमने बनाया, IC1, IC2 एंड IC3। तो इस डायग्राम को क्या बोला जाता है? इंडिफरेंस मैप, है ना। तो इसका डिफाइन क्या होगा? A set of indifference curve is called indifference IC map, or we can say when more than one IC plotted on a same graph, then it is called इंडिफरेंस कर्व मैप। नहीं, सिंपल सी डेफिनेशन थी डायग्राम, और ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आता है यूनिट्स ऑफ एक्स और इधर आएगा यूनिट्स ऑफ वाई। फटाफट से इसको नोट करो, फिर एक लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। चलो, एक अगला जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये टॉपिक का नेम लिखो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम in indifference curve analysis. Consumers equilibrium in indifference curve analysis. During class no comment should be passed because it is recorded class. फिर अदर बच्चे देखेंगे तो सोचेंगे क्लास में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं क्या। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखो, जो हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस टॉपिक स्टार्ट किया था, जो ऑर्डिनल अप्रोच से रिलेट है। इससे पहले हमने यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था, जो कार्डिनल अप्रोच था। उसमें भी हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ा था, लॉ ऑफ EMU के अंदर। यूटिलिटी एनालिसिस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने कहाँ पढ़ा था? लॉ ऑफ EMU, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। इससे पहले DMU था, फिर EMU पढ़ा, सेकेंड लॉ ऑफ गॉसेन। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जितना हम पैसा खर्च करते हैं उतना सेटिस्फेक्शन अपन को मिलना चाहिए। MUX इक्वल्स टू MUM, याद है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन थी उसके अंदर। जितना हमें कंजप्शन करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उतना ही अपन पैसा खर्च करें। अगर 10 रुपये का कोई आइटम परचेज किया तो 10 के इक्वल हमारा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो MUM और MUX इक्वल होना चाहिए होता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इक्विलिब्रियम में 2 कंडीशन हम पढ़ेंगे, यानी 2 चीज़ें अपन ने पढ़ी थी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर। एक तो हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, दूसरा इसी टॉपिक के अंदर हमने बजट लाइन पढ़ा है। तो इन दोनों को साथ में लेके अपन को इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, केवल बजट लाइन अगर नहीं होती तो इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है? इंडिफरेंस मैप के अंदर। सबसे ऊपर जो IC होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमने पढ़ा था ना फीचर के अंदर, हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि अगर हमें बजट का ध्यान नहीं रखना है और केवल इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हैं अपन,
तो उस कंडीशन में जितना हायर आईसी होगा उतना ही कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा बजट भी है, बजट का भी अपन को ध्यान में रखना होता है। तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो हमारे पास क्या है आईसी मैप, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आईसी मैप, IC1, IC2 एंड IC3। इसके अकॉर्डिंग IC3 पर हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन साथ में हमारी एक बजट लाइन भी हमने पढ़ी है। बजट लाइन क्या कहती है, इसके अंदर अंदर हमारे इनकम जो है इतनी है कि हम इस लाइन से बाहर नहीं जा सकते हैं, है ना। इस लाइन के बाहर का अगर कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट को क्या नेम दिया जाता है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। कल अपन ने पढ़ा था ना, इस पॉइंट लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट, आउटसाइड द बजट लाइन द पॉइंट इज कॉल्ड अनअटेनेबल पॉइंट, और अगर इनसाइड कोई पॉइंट है तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो हमें बजट का भी ध्यान में रखना है और इंडिफरेंस मैप को भी ध्यान में रखना। दोनों को अगर हम साथ में करके इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका डायग्राम क्या बनेगा भाई। अलग से ये क्या है आईसी मैप, ये क्या है बजट लाइन। अब अगर हम इन दोनों को साथ में करते हैं तो ये डायग्राम इस तरह का हो जाएगा। ये तो हो गई बजट लाइन और इस पर ये हमने आईसी मैप को ड्रॉ कर दिया। तो IC3, IC2 एंड IC1 दोनों डायग्राम साथ में बनाए अपन ने। ये IC3 3 IC बना दिए और ये साथ में क्या है बजट लाइन है। केवल अगर हम इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए देखें तो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल IC3 पर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वहाँ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी बजट लाइन हमें रेस्ट्रिक्ट करती है कि हम हमारी बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन IC3 कहाँ जा रहा है, इस बजट लाइन से बाहर है। इसका मतलब IC3 हमारे बजट में नहीं है, तो उस पॉइंट तक हम जा ही नहीं सकते हैं। तो IC3 इज़ अनअटेनेबल पॉइंट। क्यों है, क्योंकि हमारी बजट से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो IC3 पर हम नहीं जा सकते हैं। अब बचे हमारे पास दो IC1 और IC2। अब दोनों में हायर कौन सा है, IC2 है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये कहती है कि जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो IC1 और IC2 के कंपैरिजन में वो कौन से पॉइंट पर रहना चाहेगा, IC2 पर रहना चाहेगा, है ना। तो IC1 पर क्यों नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि IC1 जो है इस बजट लाइन को क्रॉस करके अंदर की तरफ जा रहा है। और अंदर की तरफ जाने का मतलब बजट लाइन के अगर अंदर कोई है तो इसका मतलब उसके पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उसको 100% वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है। तो रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो गया। और इक्विलिब्रियम में ये होता है कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम होना चाहिए और उसके रिसोर्सेज भी 100% यूटिलाइज हो जाने चाहिए। तो IC2 का ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये IC बजट लाइन पे टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, क्रॉस नहीं कर रहा, केवल टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो ये पॉइंट जो होगा ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा, जहाँ पर IC किस पर टेंजेंट है, बजट लाइन के ऊपर टेंजेंट है। तो इक्विलिब्रियम की यहाँ पर दो कंडीशन फुलफिल होती है। कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम के यहाँ पर, कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज MRSXY इज इक्वल टू द PX/PY। अच्छा आप बताएंगे MRSXY क्या था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये किसका स्लोप था, ये किसका स्लोप शो करता था, IC का। हमने पढ़ा था ना MRSXY इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और PX/PY किसका स्लोप है, बजट लाइन का। यानी कि दोनों जो लाइनें हैं इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। यानी इस पॉइंट को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ IC इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, है ना। ये हमारी पहली कंडीशन है। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर दोनों का स्लोप क्या हुआ है, इक्वल हुआ है। वैसे तो स्लोप यहाँ पर भी इक्वल हो रहा है क्योंकि इंटरसेक्ट करके क्रॉस कर रहा था, इसका मतलब दोनों एक लाइन पर आए तो इन दोनों पॉइंट पर स्लोप इक्वल हुआ है। लेकिन सेकेंड कंडीशन यहाँ पूरी नहीं होती है। पहली कंडीशन तो यहाँ भी पूरी होगी, यहाँ भी पूरी होगी, यहाँ पर भी पूरी होगी। तीन जगह ऐसे हैं जहाँ पर बजट लाइन को IC टच या इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन सेकेंड कंडीशन जो है वो क्या है, IC शुड टेंजेंट टू बजट लाइन, या फिर इस पॉइंट को ऐसा भी कह सकते हैं IC शुड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट इक्विलिब्रियम। कंडीशन क्या है, IC शुड टेंजेंट टू बजट लाइन। टेंजेंट और इंटरसेक्शन में फ़र्क होता है।
इंटरसेक्शन का मतलब ये वाली पॉइंट क्रॉस करना, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट क्रॉस नहीं कर रहा है, केवल इसको टच करके निकल रहा है। तो जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, आईसी क्या होना चाहिए, टेंजेंट टू बजट लाइन होना चाहिए, या फिर इसको हम कह सकते हैं आईसी शुड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब इसका जो झुकाव है मूल बिंदु की तरफ होना चाहिए, ओरिजिन की तरफ। तो ये जो कर्व शेप बन रहा है, इसका ये कर्व यहाँ बिल्कुल किस तरफ आ रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है। इस पॉइंट पर पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है हमारी, दोनों इंटरसेक्ट हुए, इसका मतलब दोनों इक्वल हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो ये टेंजेंट है ना ही कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का मतलब ये यहाँ आके कॉन्वेक्स हो रहा है, यानी इसकी कॉन्वेक्सिविटी जो है इस पॉइंट पर है, और यहाँ पर हमारी बजट लाइन नहीं है। तो सेकंड कंडीशन केवल और केवल इस पॉइंट पर पूरी होती है। तो इसको हम पॉइंट को नाम दे सकते हैं, ए और बी पॉइंट इसको दे दिया, और इसको नाम दे दिया हमने ई पॉइंट। ए पॉइंट पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ए पॉइंट पे जो हमारी पहली कंडीशन है ना, उसमें देखो स्लोप, ये किसका, ये कौन सा लाइन है, ये कौन सी लाइन ऊपर से ये जा रही है, आईसी है ना, और ये वाली लाइन बजट लाइन। आप इस पॉइंट पर देख के बताएंगे ढलान किसका ज़्यादा है, आईसी का ढलान ज़्यादा है ना। तो अपन इस पॉइंट पे कह सकते हैं कि यहाँ पर आईसी का ढलान, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमआरएस एक्स वाई, इस पॉइंट के हिसाब से सोचेंगे तो एमआरएस एक्स वाई नहीं, आईसी का ढलान ज़्यादा किससे, पी एक्स अपॉन पी वाई से, यानी बजट लाइन के ढलान से, क्योंकि बजट का स्लोप थोड़ा कम है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना। यहाँ से चढ़ाई बहुत ज़्यादा दिख रही है अपन को, ये इसकी चढ़ाई थोड़ी कम है। अपन अगर ऐसे चढ़ते हैं तो ये बहुत खड़ा है, और इससे इस पर चढ़ेंगे तो चढ़ाई थोड़ी कम लगेगी। इसका मतलब ये स्लोप बहुत ज़्यादा है और ये स्लोप कम है। इस पॉइंट पर आके देखो, अब आईसी तो फ्लैट दिख रहा अपन को, आईसी तो क्या हो गया, फ्लैट हो गया ना, तो इसका स्लोप कम हो गया ना। इसमें स्लोप कुछ लग रहा है क्या, यहाँ पर कोई स्लोप नहीं लग रहा, लेकिन बजट लाइन पे स्लोप है। तो किसका स्लोप ज़्यादा है यहाँ पर, बजट लाइन का स्लोप। तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, एमआरएस एक्स वाई जो है वो कम है किसके कंपैरिजन में, पी एक्स अपॉन पी वाई के कंपैरिजन में। तो यहाँ इंटरसेक्शन के पॉइंट पर ये दोनों इक्वल हुए होंगे, लेकिन अगर स्लोप की बात करें तो यहाँ आईसी का स्लोप ज़्यादा है और बजट लाइन का स्लोप कम है। यहाँ पर उल्टा हो गया, बजट लाइन का स्लोप ज़्यादा हो गया और आईसी का स्लोप कम हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पर पूरी नहीं होगी, जो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन टेंजेंसी वाली है, जो इन दोनों पॉइंट पर वैसे भी नहीं हो रही है। तो केवल कहाँ पूरा हो रहा है, ये ई पॉइंट पर। तो ये ई पॉइंट क्या होगा, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एमआरएस एक्स वाई किसके इक्वल हो रहा है, पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्वल हो रहा है। इसलिए जो ई पॉइंट है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है, इसको अपन ये डायग्राम कंप्लीट, वैसे इसकी लेबलिंग कर लो, यूनिट्स ऑफ एक्स ओरिजन, और इस तरफ क्या आएगा, यूनिट्स ऑफ वाई। तो ये हमारे पास कंडीशन है। पहले अपन को आईसी मैप के बारे में बताना है, फिर बजट लाइन के बारे में बताना, उसके बाद ही इक्विलिब्रियम कंडीशन को बताना है, और ये दो कंडीशन आपको लिखनी है। ठीक है, अब आप इसको नोट करिए। टेंजेंट मतलब टच करना।